नमस्कार। क्या आप रिटायर्ड पर्सन हैं या फिर रिटायर होने वाले हैं? आगे के जीवन के बारे में कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि बहुत हो गई भाग-दौड़, बहुत कर लिया काम, सारी ज़िंदगी के और भी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे तो बहुत मुक्त ही हो चुके हैं। अब तो हमारे आराम के दिन हैं, पर ऐसा सोचना गलत है। अब तो आपको और भी अधिक सक्रिय रहना है। क्योंकि इस उम्र में हमारे चारों ओर अनेक रोग घात लगाए बैठे रहते हैं, जो आराम तलब और ढीले ढाले लोगों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। हमारे देश में रिटायर होने के बाद लोग आराम तलब हो जाते हैं। उनके जीवन में सोने का टाइम और खाने की मात्रा बढ़ जाती है और सक्रियता धीरे धीरे कम होने लगती है। और रिजल्ट क्या होता है? अनेक प्रकार की बीमारियां चारों ओर से घेरने लगती हैं। इस लॉकडाउन में मुझे पढ़ने का बहुत अवसर मिला। मैंने जापान के लोगों की संस्कृति, वहाँ के जीवन जीने की कला, उनकी दिनचर्या और रिटायर्ड पर्सन्स की जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। और तभी ये वीडियो बनाने का विचार मेरे मन में आया। मुझे लगा कि ये बातें मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए। जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई शब्द है ही नहीं। वहाँ के लोग कभी रिटायर नहीं होते। वे लोग तन मन और बुद्धि से सदैव सक्रिय रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। जब तक उनका शरीर साथ देता है वे अपने पसंदीदा कार्य करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। वहाँ के लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उनके यहाँ रिटायरमेंट की कोई संकल्पना है ही नहीं। वहाँ के लोगों की मान्यता है कि कुछ भी करो लेकिन कभी भी निवृत्त मत होना। उनके पूर्णतः संतुष्ट, आनंददायक और शतायु जीवन का राज इसी इकिगाई में छुपा हुआ है। जापानी भाषा में एक जादुई शब्द है इकिगाई। ये एक जापानी संकल्पना है जिसका अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने के बाद मिलने वाला आनंद। जो खुशी मिलती है हमें अपना मन पसंदीदा कार्य करके, उसी को ही इकिगाई कहा जाता है। ये इकिगाई शब्द वहाँ के लोगों को एक नया जीवन, एक जीने की दिशा देता है। वे इसके द्वारा लंबा जीवन जीते हैं। उनके जीवन में आनंद ही आनंद भरा रहता है। हर एक का अपना अलग अलग इकिगाई हो सकता है। कुछ लोग दान पुण्य से जुड़ जाते हैं। कुछ लोग दोस्तों से मिलना जुलना, पार्टी करना किसी को अच्छा लगता है। कुछ लोग असहायों की सहायता करने में ही उनको आत्मिक शांति मिलती है। कुछ लोग अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़ जाते हैं जिससे उन्हें आगे का जीवन जीने के लिए एक मकसद मिल जाता है। इसीलिए इकिगाई को एक जादुई शब्द कहा गया है। हर एक का अपना एक अलग अलग इकाई होता है। वहाँ के लोग जो होते हैं सेवा मुक्त होने के बाद अनेक प्रकार के कार्य करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। सुबह 5 बजे उठ जाना, हल्का फुल्का व्यायाम करते हैं। अनेक प्रकार के व्यायाम करते हैं। सुबह उठकर हल्का फुल्का व्यायाम करते हैं और योग करते हैं, ध्यान करते हैं, अनेक प्रकार का मेडिटेशन करते हैं वो लोग। और उसके बाद जब ये सारा व्यायाम वगैरह उनका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो ग्रीन टी पीकर कोई अपने खेतों में काम करते हैं। सब लोग अपने अपने खेतों में निकल जाते हैं। कोई लोग चाय के बागानों में काम करते हैं, कोई लोग फलों और सब्जियों के बागानों में काम करते हैं। मतलब किसी न किसी तरह वो लोग अपने जीवन को व्यस्त रखते हैं। अनेक प्रकार के काम करते हैं अपने अपने खेत उसमें। और कई कई किलोमीटर वो लोग पैदल चलते हैं, कई कई मील पैदल चलते हैं। गाड़ी को एक लग्जरी आइटम मानते हैं वो लोग, इसलिए उसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। इसीलिए वहाँ के लोग इतने एक्टिव रहते हैं, इतने चुस्त दुरुस्त रहते हैं। आप अगर वहाँ कहीं कंट्री साइड में आप चले जाइए तो आपको कोई भी व्यक्ति वहाँ ऐसे ही निठल्ला बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा। हर बुजुर्ग, हर लोग अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं वहाँ सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद जब उनका खेतों में काम खत्म हो जाता है, फिर वो लोग अपने अपने घर वापस आते हैं। फिर उनका खाने का टाइम हो जाता है। तो वहाँ के लोग जो है जब ये पूरे दिन भर का काम से वो व्यस्त हो जाते हैं, उसके बाद आता है उनका, वो कभी खेतों में जाते हैं, बागानों में जाते हैं, अपना जो भी काम होता है उनका, वो वहाँ बैठे बैठे कुछ न कुछ करते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं।
उसके बाद आता है उनका भोजन। वो लोग खाना बहुत कम खाते हैं, वो लोग वहाँ के लोग बहुत कम भोजन करते हैं वहाँ के लोग। उनकी मान्यता है कि हम जब तक 70 या 80% तक जब हमारा पेट भर जाए उससे अधिक खाना नहीं खाना चाहिए। वे लोग छोटे छोटे बर्तनों में भोजन करते हैं। छोटे छोटे बर्तन होते हैं और देखने में उनको ऐसा लगता है, और छोटे छोटे बर्तनों में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। वो हर चीज़ थोड़ा 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 खाना अधिक पसंद करते हैं। अगर आप कभी वहाँ आपको जापान जाने का अगर अवसर मिले और आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह अगर आप चले जाएं तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ टेबल पर 5 प्लेटें लगी होती हैं, 4 छोटी छोटी प्लेटें और एक थोड़ी सी बड़ी प्लेट होती है। उनमें अनेक प्रकार के छोटे थोड़े 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 खाद्य पदार्थ होते हैं। देखने में आपको लगेगा कि ये तो बहुत सारा है, इससे तो मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन जब लोग खाना खाने बैठते हैं, पूरा खाना खत्म हो जाता है, तो उन्हें लगता है अभी तो पेट आधा भी नहीं भरा, मतलब अभी तो और भूख है, हम और अधिक खा सकते हैं। लेकिन जापानीज लोग इतना ही खाना पसंद करते हैं और जब कम खाना पसंद खाते हैं इसलिए वो लोग ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। जब छोटे छोटे बर्तनों में खाना खाएंगे लगेगा खाना बहुत अधिक है, लेकिन वो थोड़ा सा खाना होता है जिससे वे हमेशा स्वस्थ और सक्रिय बने रहते हैं। वो कभी भरपेट भोजन नहीं करते। हमारे देश में क्या होता है, हम लोग इतना खाना खा लेते हैं, हम कहते हैं ना पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। इसीलिए जापान में क्या है, वहाँ कोई भी मोटा चिकना बर्बीला इंसान आपको नज़र नहीं आएगा। दुबले पतले सुंदर स्लिम ट्रिम लोग, एक्टिव तनाव मुक्त लोग रहते हैं वहाँ पर। तो इन अपने खान पान में वो बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। उनके भोजन में अधिकतर ग्रीन वेजिटेबल्स वो लोग बहुत खाते हैं, फ्रूट्स, फिश, टोफू, राइस, ये चीज़ वो अधिक मात्रा में खाते हैं। ज़्यादातर वो स्टीम्ड भोजन करते हैं या फिर उबली हुई सब्जियां वो लोग खाना पसंद करते हैं। हमारे इंडिया में तो कितना तला भुना खाना हम लोग खाते हैं, कितना फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड की उनके यहाँ भी बहुत कम आपको मैकडोनल्ड ये वो बहुत कम नज़र आएंगे आपको वहाँ के रेस्टोरेंट में। आपको वो लोग अपना पारंपरिक भोजन खाना ही अधिक पसंद करते हैं। तो वहाँ उनके खान पान से उनके स्वास्थ्य पर बहुत सक्रिय बहुत सार्थक प्रभाव पड़ता है, बहुत एक्टिव रहते हैं वो लोग। और उसके बाद फिर जब वो एक दूसरे जब बुजुर्ग लोग जो है एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए कोई वजह नहीं तलाशते। कि देखिए ये एक ऐसी उम्र होती है जब अपने जो स्कूल के जो हमारे सहपाठी लोग होते हैं जिनके साथ आप पढ़ते हैं, वो तो सब अलग अलग दिशाओं में न जाने कहाँ चले जाते हैं, बड़ी दुनिया में न जाने कहाँ खो जाते हैं। सबके सब अपने अपने कार्यों में घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा, फिर उसके बाद अपनी अपनी जॉब में सब व्यस्त हो जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब रिटायरमेंट की स्थिति होती है, तो बहुत से हम लोग को पता ही नहीं होता हमारे बचपन के दोस्त कौन कहाँ चले गए। लेकिन वहाँ के लोग जो बुजुर्ग लोग जो हैं, वहाँ का जो कल्चर है कि वहाँ 17-18 साल तक ही बच्चे अपने माता पिता के पास रहते हैं। उसके पश्चात वो लोग हॉस्टल वगैरह में चले जाते हैं, माता पिता घर में अकेले रहते हैं। उसके बाद जो हॉस्टल के वहीं से उनकी जॉब लग जाती है, फिर बाद में शादी वादी करके वो लोग सब अपना अपना अलग अलग घर बसा लेते हैं। तो माता पिता अपने बिल्कुल बाद में अकेले रह जाते हैं, लेकिन इसका उन्हें कोई दुख नहीं होता। वो बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत मस्त रहते हैं। यही वहाँ का कल्चर है। और एक दूसरे से मिलने के लिए वो लोग वजह नहीं तलाशते। अगर एक दूसरे का से मिलने का मन होता है तो वो बहाने या वजह नहीं तलाशते। वो एक दूसरे से मिलने के लिए कोई वजह नहीं ढूंढते। जब भी उनकी इच्छा होती है तब सबके सब, आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं फ़ोन वगैरह की उसकी, तो उसके द्वारा सब लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और सामाजिक केंद्रों में जुड़ जाते हैं और वहाँ मस्त रहते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य मज़ा करना ही होता है। वो मस्त रहते हैं वहाँ, चाहे तो एक्सरसाइज कर लेते हैं और अगर चाहो तो वो नृत्य करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, डांस करते हैं, नाच गाना, यही उनका उद्देश्य होता है। वह मनोरंजन करना ही उनका उद्देश्य होता है। और जब 98 वर्ष का बुजुर्ग भी वहाँ का अपने आप को युवा समझता है। अगर वहाँ किसी की बर्थडे पार्टी वगैरह अगर होती है किसी बुजुर्ग की, तो किसी बुजुर्ग की पार्टी में भी अगर होता है तो अगर कोई 100 सर से 116 वर्ष से 110 वर्ष का भी अगर कोई होता है तो उसका बर्थडे मनाने के लिए जब वहाँ के रिटायर्ड पर्सन सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो मस्त रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मस्त रहते हैं, या तो कोई खेल खेलते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं।
वे किसी युवा की भांति ही वहाँ उनको, अगर आप वहाँ नाच उनको नृत्य करते हुए देखें तो आप चकित रह जाएंगे। तो वो एक युवा की भांति ही वहाँ नाचते हैं, पार्टी करते हैं, कोई खेल खेलते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति से बहुत अधिक प्यार होता है। और उन लोगों के का मानना है कि मनुष्य को सदा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। वो जैसे अनेक प्रकार के, जैसे बचपन में उनके जो अधूरी चीज़ें हैं उनको वो दोबारा सीखना चाहते हैं, अपने बचपन को दोबारा जीना चाहते हैं। उनका मानना है कि भले ही आप बुजुर्ग हो जाएं, भले ही आपका शरीर थक जाए, भले ही आपका लाइफ पार्टनर आपको इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया हो, भले ही आपके तन का दर्द आपको दिन रात जगाता रहे, भले ही आपकी उम्र आपकी उंगलियों की उम्र कितनी है इसकी आप चिंता न करें। उन लोगों का मानना है कि आपकी उंगलियां कितनी उम्र की हैं इसकी आप चिंता न करें। अपने मस्तिष्क और हाथों की सहायता से काम करते रहें, व्यस्त रहें। अपने मस्तिष्क और हाथों की सहायता से जितना हो सके उतना काम करें, क्योंकि सीखने से मन कभी नहीं थकता, बल्कि वो हमें ऊर्जा देता है। और अपने इस उम्र में अपने दोस्तों से मिलें, नाचें, गाएं, बचपन को दोबारा जिए। इसीलिए जो जापान के लोग हैं अन्य देशों की तुलना में बहुत लंबा जीवन जीते हैं। दूसरा, अब हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में जब कोई रिटायर हो जाता है तो वो सोचते हैं अरे अब तो हम 60-70 के हो गए, बूढ़े हो गए हैं। 60-70 के हो गए तो क्या जीना थोड़ी हम लोग छोड़ देंगे? उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तो चलती रहेगी, ये तो प्रकृति का नियम है। समय जो है अपने निशान हमारे शरीर पर छोड़ेगा ही छोड़ेगा। लेकिन हमें अगर आप, दूसरी बात ये है कि जब हम नेगेटिव मोड पर होते हैं ना, तो हमारा पूरी इमोशंस और हमारा पूरा शारीरिक तंत्र फिर उसी अनुसार कार्य करने लगता है। अगर आपने ये सोचा कि अरे हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो वास्तव में आप बूढ़े ही हो जाएंगे। आपकी भावनाएं, आपका मनोमस्तिष्क, आपका शारीरिक तंत्र पूरा उसी अनुसार काम करने लगेगा। इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपनी चाहतों को सदा युवा बनाए रखें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, और ये सब क्रियाएं आपको ऊर्जावान बना देंगी। और देखिए इस उम्र में बहुत से पति पत्नी भी जॉब पर होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत कम समय मिलता है बिताने के लिए। फिर घर आते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं, अब बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, आप लोग रिटायर हो गए। अब एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, घूमने जाइए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, इवनिंग वॉक पे जाइए, और अपने रिलेटिव्स के वहाँ जाइए। जो भी आप करना चाहते हैं वो काम करिए। ये सोचिए कि आप में फिर से जवानी आ गई है, अपने आप को कभी बुरा न सोचें। ये उम्र जो है हमारी ज़िंदगी की सेकेंड इनिंग है, इसका हमें वेलकम करना चाहिए। इस उम्र में अपने मनपसंद कार्य करें, व्यस्त रहें, पेड़ पौधों की देखभाल करें, खुश रहें, असहायों की सहायता करें, उनके चेहरों पर मुस्कान लाएं। आप भी अपना इकिगाई ढूंढें और खुशहाल और लंबा जीवन जिएं, क्योंकि इकिगाई एक जादुई शब्द है। इससे आपको किस चीज़, कौन सा कार्य करने में आपको खुशी मिलती है, आप वो करें। क्योंकि देखिए बहुत से लोगों की जॉब ऐसी होती है, वो कुर्सी पर बैठकर ही बहुत सारा काम करते हैं, वैसे ही उन्हें एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, ढंग से सोने का समय नहीं मिलता, परिवार के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं मिलता। लेकिन अब आपके पास ये समय है, इसलिए ये नहीं है कि सोने के लिए समय है। और ज़्यादा अधिक खाना मत खाएं, अपने शरीर को हल्का फुल्का रखें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, घूमने जाएं, घूमें फिरें। और भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अपने खेतों में चले जाएं, क्योंकि रिटायर आप हो चुके हैं, और वहाँ टाइम बिताएं। तो किसी भी तरह आपको व्यस्त रहना है और स्वस्थ रहना है। इससे क्या होगा, जब आप व्यस्त रहेंगे तो व्यस्त रहे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपकी भावनाएं आपके अंदर अच्छी अच्छी वाइब्स आएंगी, अच्छी अच्छी भावनाएं आपके अंदर पैदा होंगी। आप दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाएं, असहायों के चेहरों पर मुस्कान लाएं।
अपना इकिगाई ढूंढें और खुशहाल जीवन जिएं। आप रिटायरमेंट से पहले किसी भी सेक्टर से जुड़े आप हो सकते हैं। आप चिकित्सा जगत से जुड़े हो सकते हैं, विज्ञान जगत से जुड़े हो सकते हैं, आप शिक्षा जगत से जुड़े हो सकते हैं, राजनीति से जुड़े हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आप सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। आप किसी भी सेक्टर से, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो आपके पास तो अनुभवों का बहुत बड़ा और कीमती खजाना है आपके पास। अब इस खजाने को समाज में बांटने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमने समाज से आज तक जो कुछ लिया है उसे वापस लौटाना भी तो है। तो आपके पास जो खजाना है, हम उस खजाने को अपने साथ इस दुनिया से ले जाकर क्या करेंगे? इसलिए जो कीमती खजाना आपके पास है वो अब दूसरों में बांटें, क्योंकि इतना कीमती खजाना आपके पास है। अपने अनुभवों का जो बहुत कीमती खजाना है, समाज में बांटें। इसका वक्त आ गया है। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़ जाइए। 1-2 घंटा फ्री सर्विस देकर समाज की दुआएं लीजिए। इससे आपको एक नई पहचान मिलेगी और आपका दायरा भी बढ़ेगा। आपको शेष जीवन जीने के लिए एक मकसद भी मिल जाएगा। आप व्यस्त रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। लोगों का साथ मिलने से आप खुश रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, तो रात में गहरी और बहुत अच्छी नींद भी आपको आएगी। दूसरी सुबह स्वयं को फिर से तरोताज़ा और स्वस्थ महसूस करेंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।